नमस्कार। मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की सीरीज में नया लेक्चर है। पूरे वर्ष का करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं। इसके अंतर्गत जितनी परीक्षाएं आप लोग की हो रही हैं उसके लिए अत्यंत ही अच्छी क्वालिटी का करंट, फॉर्मेलिटी वाला करंट नहीं, शानदार करंट आपको देखेंगे तो अंदाजा लगेगा। इससे पहले भी 4-5 लेक्चर आ चुके हैं, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये पीसीएस, आरओ, जीआईसी या सुपर टेट की जो परीक्षा साल के अंत तक होने की उम्मीद है उसमें सब में इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसको किसी एक परीक्षा के लिहाज से मत बांधिएगा, लेकिन हाँ, इसके स्तर को हम पीसीएस लेवल का रखते हैं ताकि बाकी जो निचले एग्जाम है उसका करंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। चलिए पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। मूल रूप से हम लोग अक्टूबर 20 से और ये लगा लीजिए नवंबर 21 तक ये पूरा करंट अफेयर का सीरीज आप लोग के आगे रहेगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जल्दी से है। OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी संस्था जिसका हाल ही में इकोनॉमिक आउटलुक आया है, मतलब आर्थिक परिदृश्य के विश्व में अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या कुछ देख रहे हैं। बहुत चैलेंजिंग टाइम है दुनिया के लिए। इसमें फिर से वही बात दोहराई गई है कि जो उम्मीद थी कि कोविड के बाद सेकेंड वेव आने से पहले की चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएंगी, तो सामान्यतः दूसरी वेव आने से उसमें फिर से समय लग रहा है, यही बताया गया है। और इसी कारण से विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो करीब 4.4 की स्पीड से ही ग्रो हो पाएगी। जो प्रेडिक्शन थी उसमें करीब $3 ट्रिलियन की कमी हुई है। $3 ट्रिलियन मतलब वर्तमान में फ्रांस के बराबर अर्थव्यवस्था। हम भी $3 ट्रिलियन की स्थिति में पहुंच गए हैं। अब तक के सर्वकालिक फॉरेक्स हमलों का भारत का पहुंच चुका है $608 बिलियन का। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो इकोनॉमिक परिदृश्य पे देखो एक और चीज़ें हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नाम से एक और मैगजीन हर साल आती है जो कि IMF छापता है, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। IMF के द्वारा जो होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो उससे इसका मिक्स नहीं करना है। तो इन्होंने विश्व का वो जो बोला करीब 4.4 के आसपास GDP रहेगी। भारत के विषय में बोला है कि तीव्र आर्थिक विकास की संभावना है। चीन बता रहे हैं कि प्री कोविड की सिचुएशन में पहुंच चुका है। विश्व की और यूरोपियन जो अर्थव्यवस्थाएं अभी सुस्त हैं, ठीक है, तो ये खाका देखने को मिला है। आगे की ओर अगर हम चलेंगे, भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी का भी हाल ही में एक अंग है जिसने की घोषणा की है कि 2022 से उसमें वुमेन्स को पायलट के रूप में शामिल किया जाएगा। तो वो कोर कौन सा है? सेना का एविएशन कोर, विमानन कोर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है, जहाँ भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड अपलिफ्टमेंट की बात होती है, वहाँ के क्वेश्चन हमेशा से बड़ी परीक्षाओं के पसंदीदा टॉपिक रहते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। विगत कुछ वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन एयरफोर्स में कॉम्बैट रोल में वुमेन्स दिख रही हैं। इंडियन आर्मी में कॉम्बैट रोल में वुमेन्स को देखने की वकालत की जा रही है। फाइटर पायलट्स बन रही हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम देखते हैं कि किस देश की सेना की टुकड़ी ने हाल ही में जो हमारा गणतंत्र दिवस था उसमें हिस्सा लिया था। 122 सदस्यों की वो सेना की टुकड़ी थी जो कि बांग्लादेश से आई थी। उसने भाई इंडिया के 72वें गणतंत्र दिवस पे हिस्सा लिया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, परीक्षा में आने की पूरी कुव्वत रखता है। शानदार। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य में गौ हत्या पे प्रतिबंध किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाने के लिए ऑर्डिनेंस आया है, अध्यादेश, और वो राज्य है कर्नाटका। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर आप चलेंगे, CSIR, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका एक नया विंग डेवलप हुआ है, CSIR NISCPR, है ना। और ये इसकी जो फुल फॉर्म है राष्ट्रीय विज्ञान नीति और अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ खोला गया है? राष्ट्र को समर्पित किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS, उड़े देश का हर आम नागरिक, है ना। भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें कि काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है कि सस्ते दर पे विमान सुविधा उपलब्ध कराई जाए देश के आम लोगों को, है ना। देश के आम लोगों के लिए अफोर्डेबल एयर फेयर डेवलप किया जाए कि कम किराए में वो उड़ सके। और ये अब देखेंगे कि हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है ना। और इसी प्रोग्राम को नाम दिया गया, इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया उड़ान। क्या नाम दिया गया? उड़ान। तो इसके अंतर्गत अभी हाल ही में एक और रूट डेवलप हुआ है। वो डेवलप हुआ है कलबुर्गी, जो कि कर्नाटक में है। वहाँ से तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश में बहुत फेमस जगह है, उसके बीच में ये सीधी उड़ान स्थापित हुई है। इस जो उड़ान स्कीम की जो थीम है वो ये है, उड़े देश का आम नागरिक। और अभी हाल ही में इससे देखिए
छोटे, इसका लक्ष्य क्या है कि छोटे छोटे देश के जो दूसरे तीसरे श्रेणी के जो शहर हैं वहाँ उनको हवाई यातायात से, हवाई रूट से कनेक्ट करो। इसी में हिसार अब कनेक्ट हुआ है, 54वां हवाई अड्डा है जो इस उड़ान स्कीम के तहत आपस में कनेक्टिविटी यहाँ पर डेवलप हुई है, हिसार हरियाणा। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यूपी पीसीएस की क्लासेस चल रही हैं, जूनियर सुपर टेट की क्लासेस चल रही हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, लगातार इसको देखते रहना आप लोगों को। अब सुपर टेट की जो परीक्षा हाल ही में होने वाली है उसके लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है 3 नए कृषि अधिनियम, जिसके ऊपर आप लोगों ने देखा कि बहुत समय से आंदोलन चल रहा है कृषि की खरीद में, उसके ऊपर काफ़ी सारे विवाद चल रहे थे, तो बार बार कृषि कानून और नए कृषि कानून का नाम आता था, तो बहुत से लोगों को नए कृषि कानून के नाम नहीं पता है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें ये देखना है। भारत सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं 2020 में, उनके नाम देखिए ये है। पहला है कृषि उपज एवं वाणिज्य, है ना, अधिनियम 2020, कृषि उपज एवं वाणिज्य अधिनियम 2020, ब्रैकेट में संवर्धन एवं सरलीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है कृषक कीमत आश्वासन वृद्धि सेवा करार अधिनियम, ब्रैकेट में कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि वृद्धि सेवा करार अधिनियम। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ी भी आगे पीछे वर्डिंग कर देंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। तीसरा है अनिवार्य वस्तु एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो ये 3 एक्ट हैं जिसपे कि पूरे विवाद की जड़ बनी हुई है, जिसपे कि पूरे देश में किसानों ने बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन किए, अभी भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है उनका, और इस पे हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी गठित की थी। उस कमेटी के बारे में देख लीजिए, उस कमेटी के सदस्यों का नाम आ सकता है, देखिए वो कमेटी ये है, 4 सदस्य, अशोक गुलाटी, भूपेंद्र सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी और अनिल धनवत। ये 4 नाम हैं जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य हैं, और इनके ऊपर है कि इस जो अधिनियम है इसकी समीक्षा करें और उसकी रिपोर्ट वो सौंपेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रवासी भारतीय दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है ना, गांधी जी के भारत आने के उपलक्ष्य में, सॉरी 9 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को वो भारत आए थे पहली बार, इसीलिए भारत में मतलब आके सेटल हुए थे, इसीलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस के जो चीफ गेस्ट थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इंपॉर्टेंट है। इस बार ही एक प्रवासी भारतीयों के लिए पोर्टल वेबसाइट शुरू की गई, ओपन स्पेस शुरू किया गया, जिसका नाम दिया गया प्रवासी रिश्ता। तो क्वेश्चन आएगा प्रवासी रिश्ता क्या है? प्रवासी भारतीयों के लिए एक भारत सरकार का पोर्टल है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, इसी से एक दिन पहले 8 जनवरी को युवा प्रवासी खेल दिवस मनाया गया था, युवा प्रवासी खेल दिवस, जिसकी मुख्य अतिथि थी प्रियंका राधाकृष्णन। ये न्यूजीलैंड की मंत्री हैं, न्यूजीलैंड की सरकार में एक मंत्री हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम जाएंगे तो देखेंगे संजीवनी वैन क्या है। संजीवनी वैन कर्नाटक सरकार के लिए के द्वारा शुरू किया गया है ये, और इसके अंतर्गत क्या किया गया है, इसमें जो मिट्टी है, मृदा के संरक्षण एवं उसके बचाव के उपाय के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। मोबिलाइज होके इस मृदा की जो क्वालिटी है उसको चेक किया जाएगा और उसके संरक्षण और उसके बचाव के लिए क्या कुछ किया जाएगा इसके विषय में कार्य किया जाएगा। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलेंगे तो आ रहा है, मैंने लिखा हुआ WDFC। WDFC ये बहुत फेमस है, बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना भारत सरकार की, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। पश्चिम भारत में पूरा रेलवे का एक ऐसा आर्थिक गलियारा जो माल ढुलाई के लिए पूरा स्पेशल जोन एक गलियारा बन रहा है, माल ढुलाई ताकि तेज गति से माल ढुलाई वहाँ पे हो सके। करीब 1503 किलोमीटर का ये पूरा गलियारा है, जिसमें से 306 किलोमीटर के आसपास का एक रूट जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है रेवाड़ी से मंदार तक। इसको देश को समर्पित कर दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे का समर्पित मालवाहक गलियारा रेवाड़ी से मंदार खुल चुका है। टोटल लेंथ कितनी है गलियारे की? 1503, और ये कितना है? 306 किलोमीटर ओपन हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी किशन रेड्डी कमेटी। जी किशन रेड्डी कमेटी का निर्माण किया गया है लद्दाख के लिए। भारत के गृह मंत्रालय ने इस कमेटी का निर्माण किया, और इस कमेटी का कार्य था कि लद्दाख की संस्कृति, भाषा, सभ्यता को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, उसकी भूमि का किस प्रकार संरक्षण करना है, इसके लिए एक रोड मैप बनाया जाए, और इसके लिए ये कमेटी का निर्माण हुआ है। पेपर में आने की पूरी ताकत है, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर आप चलते हैं तो लिखा हुआ है कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन, जनवरी में इसका उद्घाटन हो गया है, राष्ट्र को समर्पित। 450 किलोमीटर लंबी कोचीन मंगलुरु गैस पाइपलाइन, जिसको कि बनाया है गेल ने, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। बहुत ही मस्त है, शानदार क्वेश्चन। अब आ गया है सेंट्रल विस्टा, कितनी तेजी से करंट करे ना, कम समय में ज्यादा रॉकेट। लाइव सेशन इसीलिए मैंने नहीं लिया बिकॉज कम समय में हम लोग तेजी से चीजों को कर लेंगे। बस आप नोट डाउन जरूर इसको करिएगा, नहीं तो मजा आपको नहीं आएगा, आप भूल जाएंगे। सेंट्रल विस्टा क्या है ये एक प्रोजेक्ट है जो रायसीना हिल पे, भारत की दिल्ली में जो रायसीना हिल पे जो भारत का प्रशासनिक भवन है, पार्लियामेंट के इर्द गिर्द पूरा एरिया, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, उसका रिनोवेशन होगा, रीस्ट्रक्चरिंग होगी और नई एक प्रकार से आप लोग साधारण भाषा में संसद सुनते होंगे, उसका निर्माण किया जा रहा है। तो उसमें संसद के सदन से लेके पूरा जो प्रशासनिक ढांचा है उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ढांचा का सुधार उसमें किया जाएगा। और इसका जो कार्य है ये टाटा ग्रुप के द्वारा कराया जा रहा है और इसके ये 2022 तक इसको पूरा हो जाने की उम्मीद है, क्योंकि जब परिसीमन 2026 में होगा तो माना जा रहा है सीटें बहुत अप्रत्याशित तरीके से बढ़ेंगी लोकसभा राज्यसभा में, तो इसमें बढ़े हुए लोगों के बैठने की शक्ति, बैठने की स्थिति हो वहाँ पे, फिर सारे ऑफिसेज इंटीग्रेटेड हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, जितने एमएलए जो एमपीज वगैरह हैं जो सबको वहाँ पे ऑफिस, ताकि कि चीज़ें थोड़ी सुविधाजनक हो जाएँ और कार्य अच्छे गति से हो पाए। तो सेंट्रल विस्टा को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव, अभी हाल ही में हुआ है 2021 में, जिसका उद्घाटन किया था पीएम मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल रूप से, जिसका लक्ष्य था समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी, समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। और इस दिन उन्होंने भारत को ये समर्पित किया। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, भारतीय नाभिकीय समय सूचकांक कह सकते हैं। इसमें मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके हम नैनो सेकंड में समय की गति का हम पता लगा सकते हैं वैज्ञानिक तथ्य के आधार पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर आप चलेंगे तो लिखा हुआ विज्ञापन में किसी भी प्रकार से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ईश्वर का या अलौकिक ताकतों का नाम लेके कोई उत्पाद बेचना अपराध माना जाएगा। और ये फैसला दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। आप लोगों ने देखा कि धार्मिक चीज़ों को यूज़ करके लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जो कि इथिकल नहीं माना जाता। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी विज्ञापन में देवता प्रयोग नहीं होंगे। नेक्स्ट है नया एम्स की घोषणा हो गई है। नया एम्स बनेगा राजकोट में, गुजरात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक, नेक्स्ट की ओर चलेंगे तो आ रहा है स्वर्णिम विजय वर्ष। भाई भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो विजय हासिल की थी उसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक के इस वर्ष को स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। और इसका अंतिम समारोह होगा 16 दिसंबर 2021 को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की पाकिस्तान के ऊपर निर्णायक विजय, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ था पाकिस्तान के द्वारा 90,000 सैनिकों का। ठीक है, ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट, देश का फर्स्ट ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देश का पहला जैविक, पूर्ण रूप से जैविक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। नेक्स्ट, 120 मेगावाट की पन बिजली परियोजना रंगीत 4, कहाँ पे इसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है? पन बिजली परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिक्किम में, सिक्किम। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने कैपिटल पनिशमेंट खत्म की है? आंसर है कजाकिस्तान। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत गजब। नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखेंगे तो FSSAI फसाई ने, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मानक निर्धारित करती है खाद्य पदार्थों के, उसने निर्धारित किया है कि खाने में जो पैक्ड फूड होता है, खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें ट्रांस फैटी एसिड जो बहुत ही डेंजरस होते हैं हार्ट के लिए, जो कि ब्लॉकेज वगैरह पैदा करते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल के भी होते हैं, बैड फैट होता है ये, जो कि शरीर में जाके कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है, खासतौर से कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है बहुत ज़्यादा। उसकी मात्रा को रिड्यूस कर देना है, कम से कम 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और 2022 तक सभी फूड प्रोडक्ट जो हैं वो 3% से ऊपर ट्रांस फैटी एसिड यूज़
नहीं कर सकते ऑफिशियली। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू हो गया है और इसको ऑफिशियली ये शुरुआत हुई गोवा में, गोवा से शुरू हुआ। और गोवा में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान, नेशनल पोलर एवं ओशनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ से ये अभियान शुरू हुआ और ये 40वां जत्था है जो कि अंटार्कटिका में जाकर रिसर्च करेगा। 1981 में भारत का पहली बार अंटार्कटिका में जाकर रिसर्च प्रोग्राम शुरू हुआ था। वहाँ भारत के दो परमानेंट रिसर्च सेंटर्स हैं, मैत्री और भारती। ठीक है, इसको ध्यान देने की नीड है। बस छोटा सा लेक्चर, अच्छा सा क्रिस्प लेक्चर नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।